नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम हिंद वॉइस पर आपसे फिर मुखातिब हैं और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आसपास हमारा वातावरण है, जो संस्थाओं का रुख है, जो अदालतों में फैसले आ रहे हैं, उनसे साफ लगता है कि लोग इस सरकार से आजिज़ आ चुके हैं और वो कहते हैं कि हे परवरदिगार, हम पे रहम कर, इन दुष्टों से हमें मुक्ति दिला। एक कहावत है, आवाज़ खलक आवाज़ खुदा, कि जनता की आवाज़ जो है खुदा की आवाज़ होती है। और हिंदुस्तान में आज कहीं भी आप निकल जाएं, मेट्रो में जाएं, सड़क पर बाज़ार में जाएं, रिक्शे वाले से बात करें, टैक्सी वाले से बात करें, इंडस्ट्री से बात करें, वकीलों से बात करें, सब कहेंगे कि भाई ये सरकार कर क्या रही है। और लोगों को बड़ी चिंता है, और चिंता इस बात की है क्योंकि इस सरकार ने लोगों को चूस लिया है। और चूस इस तक लिया है कि लोगों के पास आज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। बिस्कुट वाले कहते हैं, बेकरी वाले कहते हैं जी हमारी आमदनी घट गई है। लोग पहले जो है 20 रुपये का हमारा पैटी ख़रीदते थे, अब नहीं ख़रीद रहे, लोग रस पे आ गए हैं। होटल वाले कहते हैं कि लोग सिर्फ सालन यानी झोल खाकर खुश हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं। सब्जी वाले कहते हैं कि सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग अब 100 ग्राम 50 ग्राम के मात्रा में सब्जी खरीदने लगे हैं। और ये सारी स्थिति ऐसी है कि जिससे सरकार के कान पे जूं नहीं रह रही। इसका कारण ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर बड़ी कम हो गई है, लोग खरीद नहीं पा रहे। और ना खरीदने का मतलब ये है कि वो फैक्ट्रियाँ, वो कारखाने, वो दुकानें जो आम उपभोक्ता की चीज़ें बनाती थी, उन उपभोक्ता की चीज़ों की डिमांड कम होने की वजह से उनको मंदी का शिकार होना पड़ रहा है। और जब कोई दुकान बंद होती है तो आप ये मान के चलिए कम से कम 20 लोग बेरोज़गार होते हैं। सप्लाई करने वाला, कोयला देने वाला, वहाँ मजदूरी करने वाला, सरकार को टैक्स नहीं मिलता क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं होगा, पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स नहीं मिलेगा, जीएसटी नहीं मिलेगा। तो एक वातावरण ऐसा बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में अब आपको जिस दर पर हिंदुस्तान की चीज़ खाने को मिलती थी, उसी दर पर आपको विदेशी आयातित सामान मिल रहे हैं। मूंगफली के पैकेट देखिए, वो थाईलैंड से आते हैं। चॉकलेट जो है वो स्विट्ज़रलैंड की आ रही है। कोई भी चीज़ जो खाने की है, कैडबरीज़ की चॉकलेट बाहर की मिलेगी आपको। तो हिंदुस्तान की मार्केट में आयात की वजह से हिंदुस्तान में बाहर की चीज़ों की खपत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारी सरकार ने जो जीएसटी है वो 28% लगा रखा है। 28% का मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ जो है वो 150 रुपये की लोगों को मिलती है। और जब लोगों को मिलती है तो विदेश से अगर वो 60 रुपये की चीज़ आ रही है तो दुकानदार और जो व्यापारी है जो चीज़ों को आयात करता है वो भी समझता है कि बाहर से खाना मंगाओ, बाहर से सामान मंगाओ। एक तो अच्छे स्टैंडर्ड का मिलेगा, अच्छी क्वांटिटी का मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। और हमारे यहाँ जो है चोर बाज़ारी इस हद तक बढ़ती जा रही है और सरकार उस पर रोक नहीं लगाती। मैंने बहुत पहले दिल्ली सरकार को लिखा था कि भाई जो रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं तो हर रेस्टोरेंट में एक मेन्यू होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि कौन सी चीज़ है। अगर हम मान लीजिए रोटी लेते हैं तो उसका वज़न कितना है, उसका मूल्य कितना है, ये दोनों चीज़ें जो है सूची होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी आप इस तरह के बोर्ड नहीं देखेंगे। अभी रवि किशन ने जो मुद्दा उठाया संसद में, लोकसभा में, कि भाई समोसे के रेट जो है अलग अलग होते हैं, समोसे के साइज़ अलग अलग होते हैं। समोसे को लेकर जो है उसने अपनी जो चिंता व्यक्त की वो वास्तव में इस बारे में बताती है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपको कॉफ़ी का स्वाद एक ही मिलेगा, कॉफ़ी की क्वांटिटी एक मिलेगी, हर चीज़ की एक मात्रा तय है, उतनी मिलेगी। दिल्ली शहर में ही अगर आप जाएंगे 20 रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे तो उसका स्वाद अलग होगा, उसकी क्वांटिटी अलग होगी, उसका रंग अलग होगा। अगर आप 20 होटलों में खाना खाएंगे
तो कहीं आपको दाल इतनी सी मिलेगी, कहीं दाल ज़्यादा मिलेगी, कहीं दाल में पानी ज़्यादा होगा, कहीं दाल में नमक ज़्यादा होगा, कहीं दाल में कुछ होगा ही नहीं। तो एक तरह से सरकार ने भी लोगों को लूटने की पूरी व्यवस्था बना रखी है। हालांकि इस बारे में कानून है, होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट के लिए एक व्यवस्था है, उसका पालन हमारे जो होटल और रेस्टोरेंट और नगर निगम के अधिकारियों को करवाना चाहिए, वो नहीं करवाते। अब जो मैंने ये बात की जनता के मतलब की, तो सबसे बड़ी बात है कि जो संस्थाएं हैं वो भी जाग रही हैं, वो भी जान रही हैं कि हमने जो अत्याचार देश की जनता पे किया है उसकी वजह से अब हमें भी शर्म आने लगी है। आज ही एक फैसला जो दिल्ली की अदालत का आया कि उसमें सत्येंद्र जैन, जो कि आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री थे, अपने पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको जिस जुर्म में बंद रखा गया उस मामले को आज सीबीआई ने बंद कर दिया। मई 2022 में उनको जेल भेजा गया। 9 महीने तक वो मंत्री की हैसियत रखते हुए तिहाड़ जेल में बंद रहे। बाद में उन्होंने तिहाड़ जेल से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद 2 साल बाद उनको ज़मानत मिली। अब एक मंत्री को जेल में रखने के बाद जब ज़मानत मिल गई और अब सीबीआई कह रही है 2 साल बाद कि भाई इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला, भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला। वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट दूसरे लोगों को दिए, उसमें पूरी पारदर्शिता थी, उसमें कोई घूसखोरी नहीं हुई, उसमें राज्य को पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप एक सीधा मतलब निकाल सकते हैं कि मोदी सरकार हमेशा अपने विपक्षियों को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे बनाती है। सीबीआई, ईडी, कंपनी लॉ बोर्ड और जो कंपनी का जो डिपार्टमेंट है, वो सारे लोग जितने मुकदमे उन्होंने बनाए हैं, आप ये मान के चलिए 99% मुकदमे झूठे, फर्जी और बेईमानी से किए गए हैं। अगर मोदी सरकार में थोड़ी भी हिम्मत है, अगर वो देश का भला चाहती है, तो उसे ऐसे झूठे मुकदमे वापस लेने चाहिए। संसद में खुद मोदी सरकार ने भी एक आंकड़ा दिया कि हमने करप्शन के मामले में ईडी ने 5286 लोगों को गिरफ्तार किया और सज़ा कितने लोगों को मिली? 15 लोगों को। 5286 में 15 लोगों को सज़ा भी मैं ये कह सकता हूँ इसलिए मिली क्योंकि बहुत सारे गरीब आदमी जिनके पास वकील करने की हैसियत नहीं होती, जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब होती है, जो पूरे दिल से टूट चुके होते हैं, उनको भी सज़ा अदालत को तो देनी पड़ेगी। तो ऐसी हालत में आप याद करिए, कोल सेक्रेटरी थे जिन पे जो कोल घोटाला था, कोयला घोटाला, जिसको लेकर बड़ा हो हल्ला बीजेपी ने मचाया था। जब कोल के मुकदमे पे पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो जो कोल सेक्रेटरी थे एससी गुप्ता, उन्होंने अदालत में कहा मेरे पास फ़ीस नहीं है वकील को देने की, मेरी पेंशन से मैं फ़ीस नहीं दे सकता, तो आप मुझे जो है सज़ा दे दो। उन्होंने प्लीड गिल्टी किया और उनको सज़ा मिल गई और बाकी जो अभियुक्त थे वो छूट गए। और आप देखिए 2G के सारे मुकदमे फर्जी थे, पूरा बड़ा शोर मचाया गया। मोदी सरकार ने, अन्ना आंदोलन ने और उस समय के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो थे, उन्होंने तो पूरी दुनिया जो है सर पे उठा रखी थी। उन्होंने कहा था कि 1,73,000 करोड़ रुपए का घपला 2G में हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि कोल स्कैम में जो है 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और बाद में उन्होंने खुद एफिडेविट देकर मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगी कि मैंने जानबूझकर झूठी खबर दी थी, झूठी जो है ऑडिट रिपोर्ट दी थी और मेरी वजह से देश को नुकसान हुआ और जो मनमोहन सिंह का अपमान हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, एफिडेविट उन्होंने दिया। और ये CAG, एक ज़माने में CAG हर डिपार्टमेंट के बारे में पूरी कार्रवाई करती थी। अब आप देखते हैं कि CAG की रिपोर्ट आती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सब दबा दी जाती हैं। अभी जो रिपोर्ट बिहार के चुनाव से पहले बिहार सरकार पर आई है, वो ये है कि 71,000 करोड़ रुपए का वहाँ पर घोटाला हुआ और वो पैसा कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं है।
इसी तरह जो सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी मंत्रालय में चल रहा है वो है हिंदुस्तान का सड़क का जो विभाग है, उसमें जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनको मैं गड्ढाकरी कहता हूँ क्योंकि उनकी हर सड़क पे गड्ढा है। एक ज़माने में बड़ी डींगे हाँकते थे। मैंने 50 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है सड़कों के बनाने पे, 50 लाख करोड़। और आप समझिए कि सड़कें जो है कभी भी ढह जाती हैं, बरसात है तो गड्ढे हो जाते हैं, पुल जब चाहे मन होता है उनका गिर जाते हैं, बनते बनते गिर जाते हैं, उद्घाटन से पहले गिर जाते हैं, उद्घाटन के बाद गिर जाते हैं। तो सड़कों का जो बुरा हाल है, इसका मतलब है 90 लाख करोड़ रुपए इस देश की सरकारों ने लूट कर खा लिया है। और इसके खिलाफ जनता जो है जानती है कि जो भी NGO हैं, जो भी समाज सेवी हैं, जो भी जागरूक नागरिक हैं, उनको मोदी सरकार बार बार ये कहती है कि अर्बन नक्सल हैं। ये लोग जो है देश की आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाने वाले हर आदमी को मोदी सरकार ये कहती है कि ये जो है अर्बन नक्सल हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और मोदी जी ने तो पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ उसमें कहा इस साल हम जो है अर्बन नक्सलों का सफाया कर देंगे। और मज़े की बात है कि सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्टें हैं, वो ऐसे ऐसे मुकदमों में फ़ैसले नहीं देती जहां उन्हें फैसले देने चाहिए। और होता क्या है कि इससे पुलिस की निरंकुशता बढ़ती जा रही है। पुलिस ने नए नए तरीके लोगों को परेशान करने के लिए ढूंढ रखे हैं। और एक तरीका तो बड़ा अजीब है कि भाई वो कहते हैं कि हमने व्हाट्सएप पे किसी भी मुजरिम को, किसी भी संदिग्ध को एक नोटिस भेज दिया और आओ और आप हमारे यहाँ पेश हो, नहीं होगे पेश तो हम ये मानेंगे कि सेक्शन 41 के नोटिस को मिलने के बाद आप नहीं आए तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये सारी बातें बताती हैं कि सरकारों का रुख लोगों को अफवाहों के आधार पर गिरफ्तार करने का है। अभी यूपी की सरकार ने नया कानून बनाया है कि जो आदमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने और ड्रोनों की अफवाह फैलाने का दोषी पाया जाएगा, उस पर गुंडा एक्ट लगेगा, उस पर NSA लगेगा। अब कोई भी आदमी कह देगा जी ये आदमी जो है ड्रोन की अफवाह फैला रहा था, पुलिस कहेगी इसे बंद कर दो, और अगर उस पर NSA लग गया तो उसको 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। अगर उस पर गैंगस्टर एक्ट लग गया तो उसको फिर 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। तो इस तरह के कानून जो है मनमर्जी से योगी सरकार या मोदी सरकार जो चलाती है, आप उनका नतीजा पहले भी देख चुके हैं। जब देश में कोरोना था तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 3 लाख लोगों पे 3 लाख FIR दर्ज की थी। और उस FIR में लोगों का जुर्म क्या था कि ये कोरोना में पैदल सड़क पर जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहे थे, तो इन्होंने जो है घर से निकलने का अपराध किया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख की 3 लाख FIR रद्द की। अभी आपने देखा होगा कि उसी समय कोरोना के टाइम में एक मुस्लिम संप्रदायों पर बहुत ज़्यादा आरोप लगाया गया कि ये जो है कोरोना फैला रहे हैं। और निज़ामुद्दीन में जो मौलाना साद की तंजीम थी, उसके लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने कोरोना फैलाया। और कोरोना फैलाने के बाद ये दिखाया गया कि किस तरह से बहुत सारे विदेशियों को दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की सरकार ने बंद किया। और बाद में अभी उनके खिलाफ़ जो 17 FIR थी वो दिल्ली हाई कोर्ट को रद्द करनी पड़ी, ये कहकर कि इन लोगों का कोई दोष नहीं था, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोगों को बर्बाद और बदनाम करने के लिए जिस तरह से सरकार, हमारी सरकार लोगों को धमकाने की कोशिश करती है, उसका एक ही मकसद है कि वो लोगों को, नागरिकों को डरा कर रखना चाहती है। और डरा कर रखने की उसकी मंशा यही है कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल ना कर सकें। और लोकतंत्र से में लोगों की सबसे बड़ी भागीदारी जब होती है जब चुनाव होते हैं। और चुनाव के लिए आपको हमेशा पता है कि अगर मतदाता होगा तभी वो वोट दे पाएगा, तभी वो लोगों को चुनना या नहीं चुनना इस बात का फैसला कर पाएगा। तो हिंदुस्तान का जो संविधान बना था उसमें हमें एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया था। अब लोग कहेंगे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, पहला आम चुनाव 1951-52 में लड़ा गया। तो पहले आम चुनाव में जिन लोगों ने वोट दिया
उनकी नागरिकता कैसे तय हुई? उनकी नागरिकता 1951 में जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उससे तय हुई थी। और जनगणना के आधार पर उस समय मतदाता सूचियाँ बनी थी और मतदाता सूचियों में मतदाताओं को अधिकार था कि वो वोट दें। हिंदुस्तान का हर वो नागरिक जो कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ है या आज़ादी से के दिन से 5 साल पहले हिंदुस्तान में रह रहा था, उसको हिंदुस्तान का नागरिक माना गया। संविधान लागू होने के बाद उसकी पूरी व्याख्या है। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया कि उन 2021 की जो जनगणना थी वो आज तक नहीं कराई। जनगणना नहीं कराई तो अब देश की जनसंख्या नहीं पता, देश की जनसंख्या नहीं पता तो सूबों की जनसंख्या नहीं पता। आप नहीं बता सकते कि 2021 के बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, बिहार की जनसंख्या क्या है, दिल्ली की जनसंख्या क्या है। और इसी से चुनाव आयोग को ये ताकत मिली, ये उसकी कोशिश हुई, ये दुस्साहस करने की कि वो लोगों को कहे कि हम बिहार के लोगों को गिनेंगे। गिनने का काम जनगणना आयुक्त का है, सेंसस कमिश्नर का है। लेकिन सेंसस ना कराकर आप एक बात समझ लीजिए, 5 साल बीत गए हैं, मोदी सरकार ने सेंसस नहीं कराया। ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया नागरिकों के खिलाफ मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। और इसीलिए जो मतदाताओं की सूची के बारे में कह रहे हैं कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, SIR। और SIR बनाएगा कौन? BLO कौन है? बेचारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, टीचर हैं। उनको पकड़ पकड़ के कहा कि तुम जो है इस बात का फैसला करो कि अमुक आदमी देश का नागरिक है या नहीं है। अगर जो आदमी वोटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नागरिक है। अगर वोटर ना होना नागरिक ना होने की पहचान है तो इसका मतलब ये है कि एक BLO, एक जो दफादार वो आप लोग नहीं जानते, बिहार में हर गांव में एक दफादार होता है जो चौकीदारी का भी काम करता है, पुलिस का भी काम करता है। उनका एक संगठन है, वो ये तय करेगा कि हमारे गांव के 100 लोगों में से 90 लोग देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। जिसको वो नहीं चाहेगा वो उसका नाम नहीं जुड़ेगा, और नहीं जुड़ेगा तो समझिए एक तरह से सारे के सारे ये लोग जो कि BLO बने हुए हैं, ये उच्च वर्ग के हैं, आदिवासी नहीं हैं, पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, दलित नहीं हैं। तो इसलिए जो लोग दलितों से घृणा करते हैं, जो अल्पसंख्यकों से घृणा करते हैं, जो आदिवासियों से घृणा करते हैं, वो जानबूझकर उनके नाम उसमें नहीं डालेंगे। और नहीं डालेंगे तो जो नई सूची आई है 1 अगस्त को, जिसमें कहा है कि 65 लाख लोग वोटर नहीं रहे। और इसका फैसला किसने किया? इसका फैसला हमारे चुनाव आयोग ने किया। और चुनाव आयोग ने क्यों किया? क्योंकि वो उन तबकों को जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, उनकी नागरिकता को ख़त्म करना चाहते हैं। और यही एक षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। अदालतें उस षड्यंत्र को अपने ढुलमुल रवैये से कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही हैं। और देश में नागरिकों को अब ये सिद्ध करना पड़ेगा मैं भारतीय हूँ। तो ये जो एक नया षड्यंत्र जनता के सामने है, इसके खिलाफ जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पहले कहा जाएगा आप नागरिक नहीं हैं, फिर कहा जाएगा आपकी संपत्ति आपकी नहीं है, फिर कहा जाएगा कि भाई आपको मोबाइल की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको सोशल सिक्योरिटी की जो सारी स्कीमें हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो या महिला पेंशन हो या वृद्ध पेंशन हो, वो नहीं मिलेगी। आपको ट्रेन में घुसने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि आपका आधार कार्ड फर्जी है, क्योंकि आप नागरिक नहीं हो। और अगर आप हवाई जहाज में चढ़ोगे तब ये नहीं चढ़ने दिया जाएगा। CISF वाले कहेंगे तुम नहीं चढ़ोगे। तो आपके जीवन को बद से बदतर बनाने का एक षड्यंत्र मोदी सरकार कर रही है।
और इसीलिए आपका ध्यान इन समस्याओं पर ना जाए, उसके लिए रोज़ नए नए शगुफ़े आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं। आपकी समस्याएं चाहे गरीबी की हो, बेरोज़गारी की हो, आपकी अशिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, घर ना होने की हो, सड़क खराब होने की हो, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ जो है बहुत बहुत बड़े तमाशे किए जा रहे हैं और उन तमाशों का नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो उसका नतीजा ये है कि आज देश में भुखमरी के हालात हैं। लोग बेचारे यतीमों की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं और इसका आपको साक्षात दर्शन करना है तो जहाँ भी भंडारा लगे वहाँ खड़े हो जाओ। एक आदमी भंडारे में जाएगा, रोटी लेगा, खाते खाते फिर दोबारा लाइन में लग जाएगा, फिर तिबारा लग जाएगा, फिर 4 बार लग जाएगा। जब तक उसका पेट पूरा ना भर जाए वो बेचारा भंडारे की लाइन में पूरी तरह से जुटा रहेगा। और ऐसी हालत में देश बदहाली की ओर जा रहा है। ये आप जानकर अगर नहीं जागोगे तो अभी 9 अगस्त मनाएंगे हम अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब आपको 9 अगस्त को कहना होगा शैतानों भारत छोड़ो, देशद्रोहियों भारत छोड़ो और देश को बर्बाद करने वाले लोग भारत छोड़ो। तभी 15 अगस्त को आप जो है आज़ादी का दिन मना पाओगे, वरना गुलाम रह जाओगे। और गुलाम अगर जो लोग हैं उनको चाहिए वो काले कपड़े पहन के 15 अगस्त मनाएं और जो लोग आज़ाद हैं वो तिरंगा हाथ में लेकर अपना 15 अगस्त मनाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ।